हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की साइट से जो आपको बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवा जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है, आपकी जो ई बुक्स है, उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपको उसका पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 मंथ पहले आपके फुल कोर्स का फास्ट रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यूनिट फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं, आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे वो सारे टॉपिक दिए हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना उन सभी टॉपिक से रिलेटेड, यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए किसी एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ेगी तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम आपको साथ में करवाएंगे। ठीक है, और हम कौन से एग्जाम्पल और कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। अभी आपको समझा देते हैं। स्टोरी वाला पार्ट तो आपका सारा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये देखिए, जैसे आपका ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, इसके आप अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें भी बीच में थ्योरी के अंदर भी कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, हम वो भी आपको करवाने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। अभी जैसे आप लेक्चर फर्स्ट देखोगे ना, आप देखोगे जितने भी हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी उसी में साथ में करवाएंगे। इसके अलावा ये वाला एक एग्जाम्पल, इसके अलावा ये वाला एग्जाम्पल। तो आप किसी भी डाउट में मत रहिएगा, आपकी इस बुक में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट होगा और जितने भी एग्जाम्पल होंगे और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे करवाने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप नीचे देखोगे, ये वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स जितने आप टिक लगा रहे हैं ना, भी अब समझा रहे हैं एक बार, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे के सारे आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे जितने दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका लेक्चर देखा, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये E1, ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे लेक्चर वन का ही पार्ट है, हम आज के लेक्चर में ये सब करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूनिट फर्स्ट का। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, सबसे पहले आप लोग ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा, उसका क्या मतलब है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक का क्या मतलब है, या तो हम कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर हम कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है तो ध्यान रखना, आप समझ जाना कि आपको उस टॉपिक को केवल समझना है, उसे याद नहीं करना। वो सिंगल स्टार वाला टॉपिक आपके एग्जाम में कंफर्म नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। लेकिन सिंगल स्टार वाले टॉपिक को समझना मस्ट है ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे, सिंगल स्टार वाला टॉपिक क्लियर होगा, तो आप उन टॉपिक को कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह जिस भी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा हुआ है उसके एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे, और जिसके सामने ट्रिपल स्टार लगा है उस टॉपिक के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% तक होंगे। और अगर किसी टॉपिक के सामने आपको ये 5 स्टार दिख जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन हमने बताया तो सेम टू सेम आ जाए जो टॉपिक हमने बताया। हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आएगा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
का ये यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक क्या देखा, सेंटेंस किससे कहते हैं, सिंगल स्टार टॉपिक है और ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ती है आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए, तो हम आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखोगे सेंटेंस किससे कहते हैं, और उसी के अंदर आप लोग सीखने वाले हो कि स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट किससे कहते हैं। स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर के साथ साथ। सेकेंड टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स किससे कहते हैं। ये ट्रिपल स्टार टॉपिक है और लॉजिकल कनेक्टिव से पहले एक चीज ये समझ लीजिएगा, आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीखा है एंड या फिर और ऐसे वर्ड सीखे ना आपने। एक सेकेंड बच्चों, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीखा था ना एंड और, इनका काम क्या होता है, एंड और ऐसे वर्ड हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अभी इतना तो याद होगा ना कि एंड के थ्रू और के थ्रू आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हो। उसी तरह मैथमेटिक्स में किसी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड चाहिए होते हैं, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। इन्हें क्या बोलते, इन्हें कंजक्शन बोलते हैं ना इंग्लिश में, कंजक्शन बोलते हैं। याद होगा आपको, एंड और को कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को ऐड करते हैं। उसी तरह मैथ में वो वर्ड जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और इस तरह के टोटल 4 कनेक्टिव्स होंगे। पहला क्या होगा, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशनल कनेक्टिव। ये आपको पढ़ना है ट्रिपल स्टार टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक क्या दे रखा है, लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, सेकंड स्टार टॉपिक है। इसमें दो पढ़ने वाले हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आपको शायद इन वर्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन आपने ये सिंबल बहुत बार यूज किया होगा, ऐसे वाला। और ये आपको फॉर ऑल वाला क्या होगा ना, ये तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ये फॉर ऑल का यू सिंबल है। इनके बारे में डिटेल में, इनके डेफिनेशन, एग्जांपल, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही अगर मान लीजिए आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा और जो भी एग्जाम्पल होंगे, अभी आपको दिखाया ना हमने, अभी आपको हमने बुक में दिखाए थे एग्जाम्पल। आपकी बुक के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे, और जितने भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे करवाएंगे। अगर थ्योरी के बीच में कोई एग्जाम्पल लिखा है तो वो भी करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर के साथ साथ हम अपने साइड से अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो वो भी साथ के साथ आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंगल स्टार टॉपिक है। और उसी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अगर आने वाले लेक्चर्स में कहीं पर भी स्टेटमेंट वर्ड लिखा है या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट वर्ड लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। चाहो तो आप स्टेटमेंट बोलो, चाहो तो आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलो। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखना, तसल्ली से देखना, उतनी बार देखना जितनी बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक बार, दो बार, 10 बार देखना, जितने बार में आपको समझ में आए उतने बार देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, सेंटेंस। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा है, A sentence is a group of words. A sentence is a group of words that give some information. मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप है जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है, कुछ वर्ड का ग्रुप जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, हर एक वो लाइन जिससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। हर एक वो लाइन जिससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, यानी सही इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन फॉल्स हो सकती है, या ट्रूथ इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपकी वो मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन हो सकती है। कैसी भी इंफॉर्मेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे पहली वाली लाइन में क्या लिखा है, 2+5=7। मतलब इस लाइन में आपको बताया कि 2 और 5 को ऐड करो तो 7 होता है। आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। और ये कैसा सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है। अभी आपको समझ में आ रहा है कैसा सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस। क्यों, क्योंकि हमेशा 2 और 5 को ऐड करो 7 आएगा। बच्चे समझ में आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या दे रखी है कि मैथमेटिक्स इज अ फन। मैथमेटिक्स क्या है, फन है, इजी है।
अब आप मुझे बताओ सर, अच्छा ये बात सुनो, इस लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इस लाइन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैथमेटिक्स एक फन है, एक इजी सब्जेक्ट है, यानी ये क्या सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन अभी तो आपने बताई। हर एक लाइन जिससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले वो सेंटेंस कराएगी। और वो इन्फॉर्मेशन ट्रूथ भी हो सकती है या चाहे वो फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और नोटिस करना। अब मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। कैसे? यानी कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैथमेटिक्स फन है, तो यानी ट्रू है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैथमेटिक्स फन नहीं है, मैथमेटिक्स हार्ड है, यानी फॉल्स है। यानी ये सेंटेंस ट्रू सेंटेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और फॉल्स सेंटेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अभी क्लियर है ये? देन थर्ड लाइन देखो क्या लिखी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी इस सेंटेंस से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। यानी ये लाइन क्या है? ये लाइन एक सेंटेंस है। और ये कैसा है? ये ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। किसी से भी पूछो हर कोई बोलेगा दिल्ली इंडिया की कैपिटल ही है। अभी आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वो लाइन है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो ट्रू भी हो सकती है, चाहे वो फॉल्स भी हो सकती है, चाहे वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है। फोर्थ लाइन देखो, देर आर 40 days इन अ मंथ। इसी महीने में 40 days होते ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यानी ये सेंटेंस है, लेकिन ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको समझ में आ गया ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। फिफ्थ लाइन देखो, हाउ ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे सेंटेंस है जो आपकी फीलिंग को शेयर करते हैं, है ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। ओपन द डोर, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, यानी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाए। आप किसी को अगर ऑर्डर दे रहे हो या किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये लाइन सेंटेंस तो होगी। ये लाइन क्या है? ये लाइन सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? इसमें आप ट्रू और फॉल्स का आंसर नहीं दे सकते हो। समझना हमारी बात को, इसमें ट्रू फॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे सकते हो? आप खुद सोचो। मान लीजिए आपने किसी से क्या पूछा, आपने किसी से बोला हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। तो इसका आंसर क्या दोगे? वो इसका आंसर देगा ना, हाँ बहुत अच्छा है या कम अच्छा है। ट्रू या फॉल्स तो नहीं बोलेगा। अगर आपने किसी से बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा खोलने के रिस्पॉन्स में वो क्या बोले? या तो दरवाजा खोल देगा या दरवाजा खोलने के लिए मना कर देगा। ट्रू और फॉल्स तो नहीं बोलेगा। अगर आपने किसी से पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो या तो आपको आंसर देगा कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जा रहा हूँ, या तो आंसर वो नहीं देगा। ये तो नहीं बोलेगा ना कि वेयर आर यू गोइंग ट्रू, वेयर आर यू गोइंग फॉल्स। समझ रहे हो? तो यानी ऐसी लाइन जिससे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सेंटेंस बोलने वाले हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सेंटेंस बोलने वाले हैं। और वो सेंटेंस कैसा हो सकता है? वो सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या फिर वो दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? अब आप सेंटेंस समझ गए हो, सेंटेंस का क्या मतलब है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। हमने कहा था स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, a sentence is called mathematical statement if either true, either false, और all case but not both। समझना आराम से। हर एक वो सेंटेंस हर एक उस सेंटेंस को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, तो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब हर वो सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। एग्जाम्पल देख लो बहुत अच्छे से, आपको अभी तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला वाला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज अ फन। ये सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस पे सभी पे टिक कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ये सारे के सारे क्या सेंटेंस है। यहाँ जितनी भी लाइन लिखी है ये सारी की सारी क्या सेंटेंस है, क्योंकि हमने आपको इसके एग्जाम्पल दिए थे सेंटेंस किससे कहते हैं। क्लियर है ये? तो पहली वाली लाइन क्या थी? मैथमेटिक्स इज अ फन। अब बताओ मैथमेटिक्स इज अ फन ट्रू है या फॉल्स है? कुछ लोगों के लिए ट्रू है, कोई बोलेंगे हाँ मैथमेटिक्स फन है, ट्रू। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैथमेटिक्स फन नहीं, यानी ये क्या फॉल्स। अगर कोई सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है पर फॉल्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगी। क्लियर है? सेकेंड लाइन देखो, क्लियर नहीं है वीडियो को बैक करना, समझ में आ जाएगा 100%। दूसरा क्या है, 2+5 = 7, यानी 2+5 को ऐड करो तो 7 आता है। किसी से भी पूछ लो ये क्या, ये ट्रू सेंटेंस है, कभी भी ये फॉल्स नहीं हो सकता है। अगर कोई सेंटेंस केवल ट्रू हो या केवल फॉल्स हो, फॉल्स हो ओनली ट्रू हो, तो उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे कि ये केवल और केवल ट्रू है। थर्ड देखिए,
दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है, हर किसी के लिए ट्रू है, फॉल्स तो हो ही नहीं सकता, यानी ये क्या स्टेटमेंट है। फोर देखो, देर आर 40 डेज इन अ मंथ, किसी महीने में 40 डेज होते हैं, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, और ये हमेशा फॉल्स रहेगा, किससे भी पूछ लो। देर आर 40 डेज इन अ मंथ, ये वाला सेंटेंस हमेशा 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 फॉल्स है, क्योंकि हमेशा फॉल्स है इसलिए स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की डेफिनेशन यही थी, या तो वो ट्रू हो, केवल ट्रू, या केवल फॉल्स हो। ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, हाउ ब्यूटीफुल, अभी हमने बताया था हाउ ब्यूटीफुल का आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। ओपन द डोर, कोई आपको कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप उसका भी आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते। वेयर आर यू गोइंग, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका भी आंसर आप ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते। यानी इस तरह के क्वेश्चन, आपकी फीलिंग वाले क्वेश्चन, ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ऑर्डर वाले सेंटेंस, और किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ये ना तो ट्रू होते हैं ना तो फॉल्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी नहीं होंगे। स्टेटमेंट क्या होंगे, जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। अभी आपको क्लियर है? क्लियर नहीं होगा, वीडियो को बैक करना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ लिया सेंटेंस के बारे में, फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश है, लेकिन यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा। आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया। क्लियर है, सेंटेंस पढ़ लिया। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस उसे बोलते हैं जो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे। ये क्लियर है। और उसी सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब बोलते हैं, या तो वो सेंटेंस ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो। अभी क्लियर है। और सेंटेंस दो टाइप के होंगे, कौन कौन सा, एक तो होगा ट्रू सेंटेंस, सॉरी ट्रू स्टेटमेंट, दूसरा क्या होगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट कब होता है, कोई स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब वो ऑलवेज ट्रू हो, जब वो ऑलवेज ट्रू हो। और फॉल्स स्टेटमेंट कब होगा, जब वो ऑलवेज फॉल्स हो। अभी के लिए इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंगल स्टार टॉपिक है, केवल समझना है, हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। सेंटेंस किसे कहते हैं, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये हमने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सिंगल स्टार टॉपिक है, आपको केवल ये समझना है, याद नहीं करना। लेकिन जब आप इसे अच्छे से समझ लोगे तो उन टॉपिक को कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का थ्योरी वाला पार्ट फिनिश है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपकी जो इग्नू की बुक दे रखी है, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे, वो करने वाले हैं आपके बुक के ही। कौन से करने वाले हैं हम आपको अभी दिखा देते हैं, हमने आपको अभी पहले भी दिखा दिया था। ये देखिएगा, देखिए, थ्योरी वाला पार्ट हमने अभी फिनिश कर दिया आपको। ये स्टेटमेंट किसे कहते हैं हमने आपको समझा दिया ना। भाई बीच में देखो ये मार्क लगे ना, ये जितने भी ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं थ्योरी के अंदर, बीच में, थ्योरी के बीच में जितने भी एग्जाम्पल, और ये सारे एग्जाम्पल भी हम आपको करवाने वाले हैं सारे के सारे। और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन भी दे रखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये वाले, ये सारे क्वेश्चन भी हम आज के लेक्चर से रिलेटेड है, वो भी आपको हम आज ही करवाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमारे साइड से अगर जरूरत पड़ती है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा जाएंगे। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जितना हम आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जितना हम आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा दे रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, या फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बस इतना कर लेना, आपका एग्जाम के लिए कंफर्म है। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, अभी हमने आपको दिखा दिया था। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, चेक एक्स बिलोंग्स टू एन इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको चेक करना है कि एक्स बिलोंग्स टू एन इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट।
अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये नहीं है। आपको प्रूफ करने से पहले आप एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन याद रखना प्लीज नोट करके। स्टेटमेंट कब होता है, कोई सेंटेंस स्टेटमेंट कब होता है, अभी तो बताया था, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो। अब ये वाली बात हम आपको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन आप समझ गए स्टेटमेंट कब होता है, जब या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। अब मुझे यहाँ पे एक चीज देखकर मुझे बताना क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 9 n, x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अब मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी x एक नंबर है, एक मिनट बच्चों, x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता है, आपको x की वैल्यू नहीं पता है। जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते। अगर मैंने लिख दिया मान लो x की वैल्यू 1 है, तब आप क्या बोलोगे, तब तो ये ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो नेचुरल नंबर के अंदर होता है। लेकिन अगर हमने बोल दिया x इक्वल टू -1, तब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, यानी हमें x की वैल्यू ही नहीं पता है तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये सेंटेंस क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है। तो आंसर में हमने क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और रीजन आपको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको केवल ये लाइन लिख देनी है। देखो हमने आपको लिख कर दी है, स्टार्टिंग में आपको सबको लगे कैसे लिखना होता है। क्या लिखा है, सिंस इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू n, मतलब हमें नहीं पता है कि x की क्या वैल्यू है, hence we cannot decide whether it is true or false sentence, therefore it is not a mathematical statement। अभी समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू n और हमें हमें x की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे क्लियर कर दें कि x नेचुरल नंबर में होगा कि नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 1 है तब तो होगा ट्रू, अगर x की वैल्यू -1 है तब तो नहीं होगा, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, यानी स्टेटमेंट नहीं है, ना तो ये ट्रू है ना तो ये फॉल्स है। और हमने अभी आपको अभी तो बताया, जो ना तो ये देखो ऐसे सेंटेंस जो ना तो ट्रू हो ना तो फॉल्स हो उन्हें स्टेटमेंट नहीं बोलते, दिख रहा है ना आपको, ये वाला थर्ड वाला लास्ट वाला दिख रहा है ना बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल है, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, क्या लिखा है, चेक ऑल ह्यूमन आर मोर्टल इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो टाइप की थी, अब इसने कौन सा पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। और अगर हम अभी आपको कंफर्म कर देंगे ये ऑल ह्यूमन आर मोर्टल आपकी बुक का ही एग्जांपल है, देखो आपकी बुक का एग्जांपल है, तो इसलिए आप कंफर्म रहिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन होने वाले, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ये देखो ये लाइन, ये देखो ऑल ह्यूमन आर मोर्टल लिखा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो अब पहले ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले इस मोटर का मतलब समझ लो, मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी डेथ कंफर्म है, यानी एक ऐसी चीज जिसका कभी ना कभी मरना तय है, मरना कंफर्म है। तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन का मरना एक ना एक दिन तय, ये आप सभी जानते हैं, यानी इंसान कभी ना कभी मर जाएंगे। ये तो ट्रूथ है ना, ऑलवेज ट्रूथ है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अरे इंसान कभी ना कभी मर जाएगा, तो ये क्या, ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो ऐसे सेंटेंस जो ऑलवेज ट्रू होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल इज अ स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट, ट्रू, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है। क्लियर है, अब रीजन क्या लिखोगे, since we all know that all human are mortal and everyone is confirmed to die one day, और हर कोई जानता है कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बस इतना लिखना है। तो अगर कोई मैथ का क्वेश्चन होता है ना, तो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते, वैल्यू पुट करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ओनली स्टेटमेंट है, कुछ पुट नहीं करना, केवल आपको स्टेटमेंट ऐसा लाइन लिख देनी है, अपना रीजन लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है, चेक कीजिएगा। चेक करना है, ये जो सेंटेंस दे रखा है, एन स्क्वायर लेस देन 5 लिखा ना, ये वाला एन स्क्वायर लेस देन 5 इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको बताना है
ये सेंटेंस इस वैल्यू के लिए कैसा है, टू स्टेटमेंट होगा। बच्चों ये आंसर ना बाद में लिख सकते हो, पहले सॉल्व करने के बाद। ये जो आंसर में लिखा है ना कि एन एन स्क्वायर लेस देन 5 इज एन स्क्वायर लेस देन 5 4 एन बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इज अ टू स्टेटमेंट, आप चेक कर सकते हो, बाद में यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे करके दिखा देते हैं हम लोग अभी। ठीक है, आपके पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एन स्क्वायर लेस देन 5 और वैल्यू क्या दे रखी है 4 एन बिलोंग्स टू, और ये सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सारे सिंगल स्टार टॉपिक की ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा एक भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए सीखना पड़ेगा ये। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले 4 n इक्वल टू 0, पहले n इक्वल टू 0 पुट करते हैं। चलो यहाँ पे 0 पुट किया, इनके जगह पर 0 स्क्वायर लेस देन 5, कितना आपका आंसर आ गया 0 लेस देन 5, यानी ये क्या है 2 है। जैसे ही हमने 0 वैल्यू पुट की, आंसर कितना है 0 लेस देन 5, यानी 0 5 से छोटा होता है, यानी ये क्या ट्रू है, किसके लिए 0 के लिए। सेकंड के लिए चेक करो 4 n इक्वल टू 1 के लिए, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर लेस देन 5, कितना आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है लेस देन 5, यानी ये भी ट्रू है, 1 5 से लेस छोटा होता है, यानी ये भी क्या है ट्रू है। थर्ड चेक करो 2 के लिए, 4 n इक्वल टू 2, इसमें चेक करो, जब 2 पुट किया 2 का स्क्वायर n के जगह पे पुट करना है लेस देन 5, कितना हमारे पास आ रहा है 4 लेस देन 5, अभी देखो 4 क्या है 5 से छोटा, यानी क्या है, और ये भी ट्रू है। आपको समझ रही है, ऑलवेज ट्रू, देखो हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू किस किस के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए हमेशा ट्रू आया। इसका मतलब ये क्या है स्टेटमेंट होगा, और कैसा स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। देखो सिंस above explanation we all know that n square less than 5 is always true for n belongs to 0 1 2। ठीक है, hence it is a true statement, स्टेटमेंट है क्योंकि हमेशा ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट है। अभी क्लियर है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या देगा हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चेक द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट तो है लेकिन कैसा वाला, फॉल्स वाला। ये आपको समझ आ रहा है, स्टेटमेंट दो थे, ट्रू स्टेटमेंट और आपके फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई सेंटेंस हमेशा ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट होगा, हमेशा फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्लियर है। अब इसे देखो, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको कुछ मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि यहाँ आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हम आपको साइड में समझा देते क्या है। आप लोगों को पता है रियल नंबर क्या होते हैं, जब रियल नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर होते हैं, सारे रैशनल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, ये सारे नंबर है ना, जितने भी आपने आपके रैशनल नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो रूट वाले इरेशनल सारे के सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर होते हैं। ये आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, नहीं तो आपने 131 का जो BMTC 131 कैलकुलस है उसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हुआ, उसमें सीखा हुआ आपने कि रियल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। कैसा सेट है रियल नंबर, एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको बेसिक क्लियर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आंसर में, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट। देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है, फाइनाइट सेट बोला है, यानी ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ये गलत दे रखा है, फाइनाइट नहीं है। तो रीजन, मैं हमने पहले का कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं कि आपको ऐसे ऐसे कुछ सॉल्व करना पड़े, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, केवल ये लाइन लिखनी है, लास्ट वाली लाइन। सिंस वी ऑल नो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ इनफाइनाइट सेट नॉट अ फाइनाइट सेट, देयरफॉर हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन कौन सी, फॉल्स वाली। समझ आ रही है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि फाइनाइट तो नहीं है। अभी क्लियर है। एग्जाम में नहीं आएगा, सिंगल स्टार टॉपिक ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको लिखना सीखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, एग्जाम्पल नंबर 5, सो दैट। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक बार कहाँ पर है बुक में, ये हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन ये आपको दिख रहे हैं, ये देखिएगा ये क्वेश्चन।
ये वाले क्वेश्चन, अभी हम इस क्वेश्चन पे हैं, इस एग्जाम्पल, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये ठीक है। क्या बोल रखा है इसने यहाँ पे, शो मॉड एक्स, ये मॉड कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, यानी ये आपको जो दे रखा है, मॉड के अंदर जो कॉस दे रखा है उसकी जो वैल्यू होगी लेस देन वन होगी वन से, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ये जो दे रखा है मॉड कॉस एक्स लेस देन वन क्या है, एक स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है, समझना ध्यान से, अगर ये स्टेटमेंट है तो क्या होना चाहिए, आराम से, अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारे पास क्या है, या तो ये ऑलवेज ट्रू हो, ठीक है, या फिर ये ऑलवेज कैसा हो, फॉल्स हो। स्टेटमेंट तभी तो होता है या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, जो हमारे पास ये दे रखा है कॉस एक्स और लेस देन वन, कि जब हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे, जब हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे किसमें से, रियल नंबर से, तो इस मॉड कॉस एक्स का जो आंसर आएगा वन और वन से छोटा आएगा। क्लियर है ये? तो अब करके देख लेते हैं आराम से, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, आंसर तो हमने पहले ही लिख दिया है ना, आप ऐसे पहले चेक कर लेना फिर लिख सकते हो। हमारे पास आंसर क्या लिखा है कि मॉड में cos x लेस देन वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हम करके दिखा देंगे ट्रू क्यों है। गिवन क्या देगा हमारे पास, मॉड में cos x लेस देन वन, और क्या देगा हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, फोर एक्स इक्वल टू जीरो। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लूंगा, एक्स की हम वो वैल्यू लेंगे जैसे जीरो लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे, ठीक है, 90 लेंगे। ऐसी वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू इन सभी पर निकालना ईजी होता है। जानते हैं ना आप लोगों ने बहुत बार कॉस जीरो को आप लोगों ने कॉस जीरो की वैल्यू निकाली होगी, कॉस 30 की वैल्यू निकाली होगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा आपने, इसलिए। ठीक है, तो करके देखें, चलो क्या दे रखा है, कॉस जीरो लेस देन वन, इसे सॉल्व कर लेते, कितना इसका आंसर आने वाला है। चलो, कॉस जीरो का आंसर कितना होता है, जीरो, लेस देन वन, और इसका आंसर कितना हमारे पास दे रखा है, हमारे पास ये। हाँ, एक बात और बच्चे सीख लो, यहाँ पर हम साइड में अलग से लिख देते हैं, या फिर हम अभी आगे लिख देंगे। आप लोग जानते हो कि अगर मॉड के अंदर का कोई सी भी वैल्यू है तो हमेशा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। जीरो है तो वो क्या रहेगा, जीरो ही आएगा, यानी जीरो क्या है, जीरो वन से लेस देन छोटा ही तो होता है, यानी ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, एक और करके देखो। अगर आपको मॉड का मतलब नहीं पता है तो ये हम आपको आने वाले लेक्चर में समझा देंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होना। जैसे कॉस की वैल्यू में के लिए 30 ली, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कॉस 30 पुट करो। अब इसका आंसर कितना, आप जानते हो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक है, और लेस देन वन अपॉन, अब आप √3/2 को सॉल्व करोगे ना तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो लेस देन वन ही होगा। अब ये करके देख लीजिएगा, इसका आंसर भी क्या होगा, वन से लेस होगा, यानी ये 30 के लिए भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आगे करके देख लेते हैं, फोर एक्स इक्वल टू 45, 45 पुट करो, cos 45 लेस देन वन, कितना आंसर है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन √2, लेस देन वन। अब आप इसको भी सॉल्व करके देख लो, वन अपॉन √2 लेस देन वन, ये भी क्या है, टू है। वन अपॉन टू जो होता है वो वन से लेस देन होता है, छोटा होता है, ठीक है। सेम इसी तरह एक और करके देख लो, फोर एक्स इक्वल टू 60, 60 के लिए क्या आएगा, cos 60 लेस देन वन। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप समझते हो, वन अपॉन टू लेस देन वन, और वन अपॉन टू क्या होता है, अरे 0.5 भी तो होता है, यानी क्या, 0.5 भी क्या होगा, वन से लेस देन होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हमने एक्स की, हम एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दें, जीरो करें, 30 करें, 45 करें, 60 करें, या फिर 90 करें, आप इसके अलावा किसी भी वैल्यू को चेक कर लेना, हर किसी के लिए जो आपका कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स का जो आंसर आएगा वो लेस देन और इक्वल वन ही आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ये ऑलवेज कैसा है, ऑलवेज ट्रू है।
ऑलवेज कैसा है, ट्रू है। ये ऑलवेज कैसा है, ट्रू है। तो ये हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। सिंस above explanation we all know mod cos x, लिखा है ना, mod cos x less than 1 is always true for all x belongs to R, hence it is a statement। कौन सी स्टेटमेंट, ट्रू, क्योंकि ये हमेशा ट्रू आ रहा है। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 6 क्या दे रखा है, शो दैट, शो द सेट ऑफ स्टार इज अ, द सेट ऑफ स्टार इन द स्काई इज अ फाइनाइट सेट। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज अ फाइनाइट, यानी आसमान में जो तारे दिखते हैं ना, स्काई में जो स्काई में आपको जो स्टार दिखते हैं, तारे दिखते हैं, वो फाइनाइट हैं। वो कैसे हैं, ये आसमान है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको तारे दिखते हैं, नहीं दिखते, और ये कैसे बोल रखे हैं, फाइनाइट है। ये कैसे हैं, फाइनाइट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, फाइनाइट हमें तो सर आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं, मुझे काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक बार ये गूगल में सर्च करना, साइंटिस्ट ने अभी कंफर्म कर दिया है कि जो स्टार्स हैं, जो स्काई में जो स्टार्स है वो फाइनाइट है, वो काउंटेबल है। ठीक है, इसलिए आपको इसको कुछ प्रूव नहीं करना, कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना, आपको केवल आंसर लिखना है। आप चाहो तो इसे गूगल में भी सर्च करके बाद चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ स्टार इन द स्काई इज अ फाइनाइट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि साइंटिस्ट के थ्रू प्रूव किया जा चुका है कि स्टार जो होते हैं वो फाइनाइट ही होते हैं, यानी कि ट्रू है। रीजन, कोई मैथमेटिकली सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, ये लाइन लिखनी है। क्या लिखा है, सिंस वी ऑल नो दैट द स्टार इन द स्काई इज फाइनाइट हैंस इट इज ऑलवेज ट्रू सेंटेंस। क्या सेंटेंस, ये ट्रू है ऑलवेज, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिंगल स्टार टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना मस्त है, इसे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, शो दैट dy ओवर dx इक्वल टू 1, यानी डेरिवेटिव 1 आएगा, किसका 1 आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इज नॉट अ स्टेटमेंट। आपको शो करना है, शो करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 जो आ रहा है वो एक स्टेटमेंट नहीं है। किसके लिए, जब हमने y का ये दे रखा है, y का डोमेन क्या है r और रेंज क्या है r। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना, तो एक बार ध्यान रखना, आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, लेकिन चेंज होके कैसे आते हैं वो हम आपको लेक्चर के साथ साथ बताएंगे। आपको क्या सीखना पड़ेगा, नोट करके ध्यान रखिएगा। आपको सेट सीखना पड़ेगा, रिलेशन सीखना पड़ेगा, और आपको फंक्शन सीखना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपकी जो पूरी मैथ है, चाहे ये वाली मैथ हो 133 वाली, ठीक है, चाहे आपकी ये 133 वाली, आपकी ये 133, या तो 133 मैथ हो या कोई सी भी मैथ हो, ध्यान रखना सारी की सारी जो मैथ है इन टॉपिक पर 90% मैथ इस पर टिकी हुई है। अगर आपने सेट को अच्छे से समझ लिया, रिलेशन को अच्छे से समझ लिया, फंक्शन को अच्छे से समझ लिया, तो आप इजिली आसानी से कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यानी समझ लीजिए, अगर आपको ये 3 टॉपिक आते हैं तो आपने किसी भी क्वेश्चन का 50% तो बहुत इजिली समझ लिया। तो ये जो लिखा है ना, y इक्वल टू आर एरो आर, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने फंक्शन पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कैसे देख लो। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन आपको ये दे रखा है, y दे रखा है एक्स स्क्वायर, किसके लिए, r, और आपका डेरिवेटिव क्या है 1। आपको हमें ये चेक करके बताना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इज नॉट इक्वल टू 1, ट्रू नहीं है। इसके लिए, किसके लिए, ध्यान रखना, यहाँ पे r क्या है, ये r डोमेन है, ये वाला r क्या होता है, को डोमेन होता है, और को डोमेन के अंदर ही क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो अभी हम करके दिखा देते हैं। देखो, हमारे पास क्या दे रखा था, ये एक मिनट बच्चों, हाँ, हमारे पास क्या आंसर दे रखा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये तो होगा डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में 2x। डेरिवेटिव करना बच्चों आपको आना चाहिए। ये आपने डेरिवेटिव कहाँ पढ़ा है,
आपने PMTC 131 में पढ़ा होगा, ठीक है, जो कैलकुलस की बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो एक बार, ये जहाँ पे x दे रखा है ना, ये जहाँ पे x दे रखा है, x की वैल्यू क्या होगी वो हम आपको बता देते हैं। भाई पीछे यही तो दे रखा है, y r/r, यानी जो x की वैल्यू हो वो x होता है इस r के अंदर से होता है, यानी x बिलोंग्स टू r, और r क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी आप चेक करके देखो, यानी अगर इस क्वेश्चन में आप x की एक वैल्यू पुट करो, कौन सी, x इक्वल टू हाफ पुट करो, और हाफ क्या रियल नंबर के अंदर में से तो है, अरे रियल नंबर के अंदर हाफ तो होता है, तो इसमें पुट करो जरा, कितना आंसर आ रहा है, dy ओवर में dx। जैसे ही हमने इसमें हाफ पुट किया तो 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आंसर आ गया 1, और आपको 1 ही तो शो करना था, पीछे देखो डेरिवेटिव क्या दे रखा हमारे पास, 1, देखो 1 प्रूव हो गया किसके लिए, x इक्वल टू हाफ के लिए, यानी ये क्या है, x इक्वल टू हाफ के लिए डेरिवेटिव क्या है, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं x की कोई दूसरी वैल्यू पुट करता हूं हाफ के अलावा, अब हाफ के अलावा कुछ भी पुट कर लो, dy ओवर में dx, तो उसका जो आंसर है यहाँ पे x वैल्यू कुछ भी पुट करो वो इज नॉट इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे, मान लीजिए x के जगह मैंने 1/3 पुट किया, तो क्या ये कट के 1 आएगा? कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो? केवल x इक्वल टू हाफ के लिए डेरिवेटिव 1 होगा, और बाकी सबके लिए डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, यानी ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर कोई सेंटेंस, हमारा ध्यान ध्यान से, अगर कोई सेंटेंस ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो तो उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो हमने बताया था, ठीक है, तो वो लिखा है सिंस अबव एक्सप्लेनेशन वी ऑल नो दैट डेरिवेटिव 1 इज ट्रू फॉर x इक्वल टू हाफ। आ रहा है समझ में? x इक्वल टू हाफ के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ट्रू इसके लिए, हाफ के लिए, एंड फॉल्स फॉर ऑल अदर x बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी क्लियर है? वीडियो को बैक करके देखना, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, शो दैट ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको शो करना है ये जो सेंटेंस दे रखा है, ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल इज अ स्टेटमेंट, ये क्या स्टेटमेंट है? अभी हमने आपको बताया स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, स्टेटमेंट उसे ही बोलते हैं जो या तो ऑलवेज ट्रू हो, या तो वो ऑलवेज ट्रू हो, ठीक है, या तो वो ऑलवेज फॉल्स हो, दोनों नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक होगी तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा। अब मुझे बताओ चेक करके, वीडियो को पॉज कर लेना, ऑल फ्लावर हैव रेड पेटल, क्या सभी फूल की जो पत्तियां होती है वो रेड होती है? नहीं ना, कभी नहीं होती। ये ऑलवेज फॉल्स, हमेशा गलत सेंटेंस है ये, यानी ये सेंटेंस क्या है, ऑलवेज फॉल्स सेंटेंस है। तो वो इसका आंसर लिखा, क्योंकि हमेशा ऑलवेज फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट होगा। ऑल फ्लावर हैव रेड पेटल इज अ स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट है, पर कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमेशा गलत है। रीजन में कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, सिर्फ स्टेटमेंट सेंटेंस लिखना है, सिंस वी ऑल नो दैट ऑल फ्लावर हैव नॉट रेड पेटल, कि सभी फूल की जो पत्तियां होती हैं वो रेड नहीं होती है, हेंस इट इज ऑलवेज फॉल्स सेंटेंस, ये क्या हमेशा फॉल्स सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि फॉल्स सेंटेंस है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल नंबर 9 में, शो दैट सम फ्लावर हैव रेड पेटल इज अ स्टेटमेंट, अगेन कोई स्टेटमेंट की बात, स्टेटमेंट कैसा होगा, या तो ऑलवेज ट्रू हो या ऑलवेज फॉल्स हो। यहाँ पे देखो सम फ्लावर यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती है, रेड होती है, यस यस, ये सही लिखा है ना, ये लाइन सही लिखी है, हाँ। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स रेड होते हैं, जिनकी पत्तियां रेड होती है, सिंपल सी बात है ना, कुछ की रेड होती है, कुछ की व्हाइट होती है, कुछ की ग्रीन होती है, कुछ की ब्लैक होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो आंसर क्या होगा, सम फ्लावर हैव रेड पेटल इज अ स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। इससे पहले वाला भी स्टेटमेंट था, देखो ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन में कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है,
आंसर है सिंस वी ऑल नो दैट सम फ्लावर हैव रेड पेटल्स, हम जानते हैं कुछ फूलों के रेड लाल पत्तियां होती हैं, हेंस इट इज ऑलवेज ट्रू सेंटेंस, ये क्या हमेशा ट्रू है, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या देखा है, शो एड 4 to 5 इज नॉट अ स्टेटमेंट, इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगेन बात है स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कब होगा, हमने आपको बताया स्टेटमेंट कब होगा, जब वो ऑलवेज ट्रू हो या फिर ऑलवेज फॉल्स हो, ऑलवेज ट्रू हो या फिर ऑलवेज फॉल्स हो। और ये क्या है, ये कमांड है, एड 4 to 5, यानी टीचर आपको कोई, यानी कोई आपको कमांड दे रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि 4 में 5 को ऐड करो, आपसे कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स तो नहीं बोलोगे ना, या तो आप उसको 4 में 5 को ऐड करके दे दोगे, या तो मना करोगे मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रही, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है आंसर में, देखो बहुत सिंपल है आंसर, एड 4 to 5 इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन में कोई मैथमेटिकली कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस ये लाइन लिख देनी है, सिंस वी ऑल नो दैट एड 4 to 5 इज अ कमांड, ये क्या एक कमांड है, एंड इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना तो ये ट्रू है ना तो ये फॉल्स है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बहुत सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये देखो एग्जांपल 11 का दे रखा है, शो इफ x बिलोंग्स टू r, अगर x आपका रियल नंबर में और x कैसा है, लेस देन 5 है, बोल रखा है अगर x रियल नंबर में और x 5 से लेस देन है, तो आपको बताना है क्या x 1 से, क्या क्या x 1 से भी लेस देन 5 होगा। बच्चों ये क्वेश्चन मार्क लगाए, और हमने आपको पहले बताया था जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या है, वो भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, कि हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, है ना, तो उसका आंसर ट्रू और फॉल्स तो नहीं, उसका आंसर ट्रू और फॉल्स तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वही आपको इसका आंसर लेना डायरेक्टली, क्या लिखा है, ये लिखा है इफ x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन 5 इज x लेस देन 1 क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन में कोई मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करना है, क्या लिखना है, वी ऑल नो दैट, ये जो पूरी लाइन दे रखी है ये कैसी लाइन है, इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की लाइन है, और क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता, ये हमने को पहले ही बता दिया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, एंड इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर है, एक और देख लो एग्जांपल नंबर 12, ये वाला एग्जांपल नंबर 12 हम लोगों ने कर लिया था, x बिलोंग्स टू n इज नॉट अ स्टेटमेंट, याद होगा आपने, हमने कहा किया था, हम आपको दिखा देते हैं, देखो हमने कहा किया था कि स्टार्टिंग में क्या था, ये वाला हमने, ये वाला देखो ये किया ना हमने स्टार्टिंग में, किया था एच बिलोंग्स टू एन नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो ये तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सारा हम कर चुके हैं, ये कर लिए हैं। एक और एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या देखा है, शो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ 3 सिंबल इन्होंने ऐड कर रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ स्टेटमेंट। आपको बताना ये स्टेटमेंट नहीं है, ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट का मतलब तो आप जानते हो ना क्या होगा, या तो ट्रू हो हमेशा या तो फॉल्स हो हमेशा। क्लियर है, अब आप मुझे खुद बताओ बच्चों, अगर ये कहीं पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ बच्चों ये ट्रू है या फॉल्स है, कोई आंसर नहीं होगा, ये एक सिंबल है, ये केवल एक एक्सप्रेशन, एक सिंबल है, इसका आंसर ना तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना अल्फा प्लस बीटा या गामा का आंसर क्या है, हमें इसका आंसर ही नहीं पता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये, इसलिए ये क्या स्टेटमेंट नहीं है, ये केवल एक एक्सप्रेशन है। तो क्या देखा आंसर में, अल्फा प्लस बीटा गामा वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्यों स्टेटमेंट नहीं है, रीजन लिखा हुआ है, कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है, केवल ये आंसर लिख देना है, सिंस वी ऑल नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर इज जस्ट अ एक्सप्रेशन, केवल ये एक्सप्रेशन है, इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना तो ये ट्रू है ना तो फॉल्स है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आपको समझ में आ रहा है ना, इसे देखकर क्या आप आंसर दे सकते हो ट्रू या फॉल्स का, नहीं दे सकते।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल सारे हो गए हैं, लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए थे बुक में सारे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं सेंटेंस दे रखे हैं, आपको चेक करके बताना इसमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, और आपको अपना रीजन बताना है। आपको अपना आंसर देना पड़ेगा और आंसर में आपको उसका रीजन लिखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल किया, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इनको भी हम वन बाय वन कर रहे हैं। सिंगल स्टार टॉपिक है, केवल समझना है बेसिक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पहले वाले की बात करते हैं, E1 का फर्स्ट। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये E1 का फर्स्ट है, E1 का सेकंड है, E1 का थर्ड है, E1 का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। सबसे पहले हम करेंगे E1 का फर्स्ट। पहला वाला क्या दे रखा है, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू, 4abc कॉमा जेड। आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। अभी समझ गए, ये स्टेटमेंट कब होगा, ये स्टेटमेंट तब होगा अगर ये ऑलवेज ट्रू हो या फिर ऑलवेज कैसा हो, ये फॉल्स हो, ऑलवेज फॉल्स हो। और आप लोग जानते हो, आपको सोच के बताओ बच्चों, 3a माइनस बी प्लस सी और प्लस टू, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। ना तो ये ट्रू होगा और ना ये फॉल्स होगा। अरे इसका कोई आंसर ही तो नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं है कि इसको ऐड करने पे कितना आंसर आए, तो ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन एक सिंबल है, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए हमने वही आंसर लिखा है, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन क्या है, कोई मैथमेटिकली सॉल्व आपको नहीं करना है, क्या लिखना है, सिंस वी ऑल नो दैट, ये जो आपका दे रखा है सी सेंटेंस दे रखा है, इज जस्ट अ एक्सप्रेशन। ये क्या एक एक्सप्रेशन है, इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देख लो, E1 का सेकेंड, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू इक्वल टू 0.5, यहाँ पे दे रखा आंसर 0.5 फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ध्यान रखना, अगर ये ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है तो स्टेटमेंट होगा। अब मुझे एक बात यहाँ पे समझना बच्चों, बहुत आराम से समझना, जेड क्या होता है, यहाँ पे जेड बोला, जेड का मतलब क्या आप लोग जानते हो, जेड का मतलब आप लोग जानते हो, 0 +1 +2 ऐसे ही तो होता है, इधर -1 -2 ऐसे ही तो होता है। और क्या दे रखा है, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू इक्वल टू में 0.5। अब मुझे एक बार मुझे बता दो कि ए बी और सी, समझना आराम से, कि ए बी सी की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए इस पूरे का सम 0.5 आ जाए, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि 0.5 आ जाए। अरे बच्चों, जेड के अंदर कोई डेसिमल नंबर है ही नहीं, समझ लो, इंटीजर के अंदर कोई डेसिमल नंबर है ही नहीं कि हम उसको पुट करें और आपका आंसर पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, यानी ये ऑलवेज फॉल्स होगा। आपको समझ में आ रहा है, ए की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं मिलेगी, बी की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं मिलेगी, सी की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं मिलेगी कि इन तीनों को इसमें पुट कर दो और आपका आंसर पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, यानी ये क्या है, ये ऑलवेज फॉल्स है। वो आंसर वही लिखा हुआ है, ये 3a माइनस बी प्लस सी प्लस टू इक्वल टू 0.5 फोर सम ए बी सी बिलोंग्स टू जेड इज अ स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा के लिए कैसा होगा, हमेशा ये गलत होगा। यानी ये लाइन क्या है, जो लाइन दे रखी है, ये वाली जो लाइन दे रखी है, ये लाइन, ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स है। किसके लिए, इसके लिए ऑलवेज फॉल्स है, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है। आपको इसमें कोई मैथमेटिकली कुछ सॉल्व नहीं करना बच्चों, कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लाइन लिख देनी है, वी ऑल नो दैट दिस लाइन इज फॉल्स फॉर सम। आप जानते हो जो लाइन दे रखी है, ये लाइन फॉल्स होगी फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, हेंस इट इज ऑलवेज फॉल्स
फॉल्स सेंटेंस, यानी कि ऑलवेज फॉल्स सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्या आएगा, E1 का थर्ड, ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क इन ऑफिस। आपको बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं है। वीडियो को पॉज करना, सोच के बताना, क्या सभी जो ह्यूमन होते हैं, क्या जो सभी सभी जो ह्यूमन होते हैं वो वर्क करते हैं ऑफिस से। कुछ सोच कर बताओ, क्या सभी इंसान ऑफिस जाके ही वर्क करते हैं? नहीं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऑफिस से वर्क करते हैं, कुछ लोग अपने घर से ही वर्क करते हैं, कुछ की अपनी शॉप होती है। समझ में आ रहा है? हर इंसान ऑफिस से वर्क नहीं करता है, सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, यानी ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स है। कैसा ये, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क इन ऑफिस इज अ स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या लिखोगे, कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना। रीजन सिंस यू ऑल नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क इन अ ऑफिस इज ऑलवेज फॉल्स सेंटेंस, हमेशा फॉल्स है। हर इंसान ऑफिस से वर्क नहीं करता, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। E1 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बोल रखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, इक्वल है। लेकिन उन्होंने y की कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी ये क्या स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये क्या स्टेटमेंट नहीं है। हमने आपको पहली बात, पहले इससे पहले भी हमने किया था ना, x बिलोंग्स टू n वाला, याद करो, ये पूछा था। अरे हमें इसमें x की वैल्यू ही नहीं पता थी, हमें यानी ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, हमें x की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा। सेम इसी तरीके से हमें ये पूछा इन्होंने कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के आपस में इक्वल होंगे। अरे बाबू, जब हमें यही नहीं पता कि y की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें यही नहीं पता कि y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर y ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इक्वल आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है ये जो हमारा दे रखा है स्टेट सेंटेंस, ये स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है ना, डिपेंड करेगा y की वैल्यू पर, जो कि नहीं दी हुई है। इसलिए क्या कहता है, सिंस इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस, hence we cannot decide whether it is true or false sentence, therefore it is a not a statement। क्लियर है आपको अभी? नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, E1 का फिफ्थ, व्हाट इज मैथमेटिक्स। अगेन ये क्वेश्चन है बच्चों, और मैंने आपको बताया कोई क्वेश्चन जो होता है किससे कुछ पूछता है व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर वो ट्रू या फॉल्स तो नहीं बोलेगा ना। व्हाट इज मैथमेटिक्स, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, इन सभी के आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं होते हैं, इसका पर्टिकुलर आंसर होता है, पूरा सेंटेंस वाइज इसका आंसर होता है। देयरफॉर इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज मैथमेटिक्स इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन, कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है आपको, केवल ये लाइन लिख देनी है। सिंस वी ऑल नो दैट व्हाट इज मैथमेटिक्स इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, hence it is neither true neither false, therefore it is not a statement। ठीक है, और लास्ट वाला देख लीजिए हमारा ये E1 का सिक्स दे रखा है, द रेंज, एक फंक्शन दे रखा है R2R, और फंक्शन की ये वैल्यू दे रखी है, इसका रेंज ये होगी। बच्चों हमने आपको जस्ट अभी बताया था, अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी है ना, तो आपको ये तीन टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से, सेट, रिलेशन और आपका फंक्शन, ये तीन टॉपिक अगर आपने क्लियर कर ली, समझ लीजिए आपकी 90% मैथ में ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंबल मैं बताता हूँ जरा, यहाँ पे जो सिंबल लिखा हुआ है F R और एरो R लिखा हुआ है, जो पहला वाला R होता है, इस पहले वाले R को हम डोमेन बोलते हैं। अगर आपको ये क्लियर करना है ना फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन, तो आप BMTC 131 का चैप्टर फर्स्ट पढ़िएगा। चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, चैप्टर सेकंड में है फंक्शन, फर्स्ट में तो बेसिक है, फर्स्ट में सेट है, सेकंड चैप्टर वाले में सेकंड में क्या हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो पहला वाला क्या कहलाता है हमारा, डोमेन कहलाता है। दूसरा वाला क्या कहलाता है हमारा, तो दूसरा वाला आर होता है वो डोमेन कहलाता है, कोडोमेन। दूसरा बोलेंगे हम कोडोमेन,
और जो रेंज होती है, रेंज भी इसी आर के अंदर आती है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज भी इसी आर के अंदर होगी, सेकंड वाले इसी के अंदर ही रेंज होती है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोग बीएमटीसी 131 के फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में आपको बताना है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आर। अरे सेकंड वाले में आर तो दे रखा है, इसकी रेंज भी क्या होगी, आर ही होगी। बच्चों यहाँ पे परेशान मत होना, ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको फंक्शन आता होगा। ठीक है, तो ये लिखा है इसका, इस सेंटेंस क्या देखा हमारे पास, ये आंसर में द रेंज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन ये दे रखा है इज आर, इज अ स्टेटमेंट, और ये क्या है, टू स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एफ आर टेंस टू आर। तो फंक्शन हमारे पास क्या देखा है, एफ ऑफ एक्स और एक्स रूट टू 5। यहाँ पे जो एक्स होता है, ध्यान रखना, जो एक्स होता है ये एक्स इस पहले वाले आर में से लिया होता है, इस वाले आर में से। और जो आपका जो फंक्शन का जो आंसर आता है एफ ऑफ एक्स, वो बिलोंग करता है दूसरे वाले आर में, इसमें इस दूसरे वाले आर में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये फंक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत हो ना। सिंस अगर आपको नहीं आ रहा है तो बीएमटीसी 131 वाले में आप हमसे पूछ सकते हो। सिंस वी ऑल नो दैट द रेंज ऑफ for this function f of x equal to x root 5 is always r, hence it is always true sentence। क्या सेंटेंस है ये, ट्रू सेंटेंस है, therefore it is a true statement। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं हमारे सेकंड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं, और साथ में ये आपकी बुक का थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अभी हमने आपको थ्योरी और बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए, इसी तरीके से हम सभी लेक्चर्स के करेंगे। ठीक है, आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी इग्नू की बुक है, उस बुक की, इग्नू की साइड से जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सभी लेक्चर के साथ प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे हम अभी आपको करवाया था ना, स्टार लगा के आपको बता रहे थे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सोल्यूशन करवाएंगे। आपका जो भी सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा एग्जाम स्टार्ट होने से 1 मंथ बिफोर, जिसमें आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।